हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बच्चों, आई एम रेनू गुप्ता। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का थर्ड पार्ट। दो वीडियोस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जिनमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड उनके करेक्शन के बारे में डिस्कस किया था। आई होप वो वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जहाँ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, बच्चों आप लोग ये पहले भी देख चुके हैं कि रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन अगर आप समझने की कोशिश करें तो रिफ्रैक्शन मीन्स व्हेन लाइट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यानी मीडियम दो डिफरेंट होने चाहिए। जब भी लाइट किसी वन मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में या दूसरे मीडियम में अदर मीडियम में एंटर होती है तो वो बैंड हो जाती है ड्यू टू डिफरेंट स्पीड of light या different velocity of light in different mediums and यहाँ पर हम जो मीडियम ले रहे हैं that is called prism। प्रिज्म एक्चुअल में ग्लास का ही बना हुआ एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रिज्म। 3 सरफेसेस हैं इसकी। तो आप यहाँ पर देखेंगे ट्रायंगुलर शेप होती है, बना हुआ ग्लास का ही होता है। इसकी 3 लेटरल सरफेसेस होती हैं और 2 ट्रायंगुलर बेसेस होते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो जो लेटरल सरफेसेस होती हैं इसकी, दिस वन ए पॉइंट पर जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। अब वन बाय वन करके हम इसके सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, व्हेन लाइट रे एंटर फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, यानी कि मीडियम फर्स्ट इज एयर, मीडियम 2 इज ग्लास एंड मीडियम 1 अगेन, क्योंकि लाइट वहां से बाहर निकल रही है। क्लियर? तो इस तरह से जो बैंडिंग होगी वो किस तरह होगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर इंसिडेंट रे पी क्यू आप देख रहे हैं, ये ई पर जाकर फॉल होती है एंड वहां से जैसे ही ये प्रिज्म में एंटर होती है तो आप देखें यहाँ पर इसकी बैंडिंग हो गई है और ई एफ आपको रिफ्लेक्टेड रे के रूप में दिखाई देती है। पी क्यू इज कॉल्ड इंसिडेंट रे या पी ई आप कह सकते हैं, ये इंसिडेंट रे कहलाएगी। और ई एफ इज द रिफ्लेक्टेड रे। ई एफ आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ई एफ इज रिफ्लेक्टेड रे एंड एफ एस यहाँ इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक जो रे आपको दिखाई दे रही है, दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे बिकॉज इट कम्स आउट फ्रॉम द प्रिज्म। फिर से अगेन वो फर्स्ट मीडियम में आ गई है तो ये इमर्जेंट रे कहलाती है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो मैंने आपको बता ही दिया। अब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस अच्छे से जानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अच्छे से जानते हैं। एक न्यू एंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस और इमर्जेंट एंगल। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इनको देखें तो दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, जो कि इंसिडेंट रे के साथ बना हुआ है एंड दिस वन इज कॉल्ड, ये जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंड यहाँ जब ये लाइट रे बाहर निकल रही है तब ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ई, इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आप इस लाइट रे को बैक साइड में दोनों लाइट रेज को अगर आप बैक साइड में ले जाते हैं, कौन सी रे, इमर्जेंट रे, इसको आप पीछे ले गए और इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जहां पर मीट करती हैं उस पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म होता है एंड दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको ये डेफिनेशंस एग्जाम में पूछ ली जाती हैं या इनको प्रिज्म का डायग्राम देकर उसमें मार्किंग करने के लिए आता है कि आप इस तरह से कौन सी इमर्जेंट रे है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे है, कौन सी इंसिडेंट रे होती है और एंगल ऑफ डेविएशन को मार्क करिए। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से मार्क कर सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जिसको हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट क्या होती है,
एक्चुअल में जो भी लाइट आपके पास आती है, सन से हो या ट्यूबलाइट से हो या किसी भी लाइट सोर्स से जो लाइट होती है वो आपको व्हाइट कलर की दिखाई देती है। अब आप कहेंगे कि सनलाइट तो येलो होती है, लेकिन येलो नहीं होती है वो। एक्चुअल में दैट इज कॉल्ड व्हाइट लाइट, और व्हाइट लाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर की डिफरेंट लाइट से मिलके बनी होती है व्हाइट लाइट, और इसको प्रूव किया न्यूटन ने, और इसके लिए उन्होंने एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास ऑन किया। व्हाइट लाइट जब ग्लास प्रिज्म में एंटर होती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, एंड ये जो रिफ्रैक्शन होता है ये डिफरेंट एंगल्स पे होता है, क्योंकि व्हाइट लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, हर कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होती है, और इसलिए उनकी जो बैंडिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसकी वजह से आपको एक बैंड मिल जाता है 7 कलर्स का, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। अब विबग्योर का क्या है, तो आप इसको लर्न करने के लिए आप इजीली इसको लर्न कर सकते हैं। देखिए, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो ये 7 कलर्स के फर्स्ट लेटर्स को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बना गया है, जिसको हम एक्रोनिम कहते हैं, और ये सीक्वेंस बताता है कि किस कलर में व्हाइट लाइट जो होती है वो डिवाइड होती है और किस तरह से वो अरेंज होते हैं कलर्स। तो ये कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो इस तरह से अरेंज होता है, और इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। सो डिस्पर्जन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स बाय पासिंग थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। ग्लास प्रिज्म से जब हम उसको पास करते हैं तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, और इसी को हम डिस्पर्जन कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द बैंड ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। जो 7 कलर्स का बैंड बनता है लाइट बीम का, यानी कि जब भी प्रिज्म से पास की जाती है लाइट वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, एंड द बैंड ऑफ 7 कलर्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम। उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। एंड स्पेक्ट्रम को आप किस में देख सकते हैं, उसको आप रेनबो फॉर्मेशन जब होता है तो वहां पर आपको एक 7 कलर्स का आर्क दिखाई देता है, उसी को हम रेनबो कहते हैं। एंड वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर ऑफ दैट बैंडिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो वो बैंड जो है वो स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। यहाँ पर न्यूटन ने ये प्रूव किया कि व्हाइट लाइट इज splitting into 7 colors, and again white 7 colors when passing through prism, then it combined to form white light। ठीक है, और स्क्रीन पर जो है व्हाइट लाइट उसको अगेन से मिल गई, तो इस तरह से उसने प्रूव किया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। व्हाइट लाइट को पास ऑन करने पर एक प्रिज्म उसने इस तरह से सेट किया जो कि सीधा है P1, और दूसरा प्रिज्म सेट किया गया उल्टा जो कि जस्ट उसके पास था। जब ये 7 कलर्स का बैंड बाहर निकला, वो सेकेंड प्रिज्म में से पास ऑन हुआ, तो व्हाइट लाइट ही आपको स्क्रीन पर मिली, और इस तरह से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो सनलाइट है उससे हम स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उस स्पेक्ट्रम को फिर से हम व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रू द इन्वर्टेड प्रिज्म। क्लियर? तो इससे प्रूव हो गया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स का ही एक कॉम्बिनेशन होती है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये इसी फिनोमिना पर बेस्ड एक फिजिक्स का बहुत ही अच्छा आपको रूल है, या आप उसको स्टडी कर सकते हैं। फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो डिफरेंट टाइप के। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो किस तरह से फॉर्म होता है, तो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ये 7 कलर्स का बैंड जहाँ पर आप देख रहे हैं, और मोस्टली आपने देखा होगा कि आफ्टर द रेन स्काई में आपको अपोजिट सन के अपोजिट साइड में इस तरह का एक बैंड दिखाई देता है। एंड ये बैंड कभी कभी तो ड्यूरिंग रेन ही भी आपको दिखाई दे सकता है अगर सनलाइट वहां पर है, और आफ्टर द सन रेन मोस्टली आपको दिखाई देता है। ये फॉर्म कैसे होता है, तो इसमें देखिए जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, रेन वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स, ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स स्मॉल प्रिज्म की तरह से वर्क करती हैं। किसकी तरह से वर्क करती हैं? एक छोटे प्रिज्म की तरह से वर्क करती हैं, और जब भी लाइट व्हाइट लाइट या सनलाइट इन ड्रॉपलेट्स के अंदर एंटर होती है, वो
सबसे पहले देखिए यहाँ पर अगर आप इसको समझें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक राउंड सर्किल, इसको हम ड्रॉप मान सकते हैं। यहाँ से व्हाइट लाइट जब इस ड्रॉप के अंदर एंटर होती है तो सबसे पहले इनकी इंटरफेस पर इसका रिफ्रैक्शन होता है। एंड रिफ्रैक्शन के साथ साथ क्योंकि ये एक प्रिज्म की तरह से काम कर रही है तो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होगा, तो 7 कलर्स में वो डिवाइड हो जाएगी। एंड अगेन उसकी जो नेक्स्ट वॉल होती है, फर्स्ट वॉल तो ये है बी एंड नेक्स्ट वॉल इज सी। ड्रॉप के अंदर ही हो रहा है ये सब। यहाँ पर जब वो टकराती है या उस वॉल को टच करती है तो वो बाहर नहीं निकलती है, वहां से उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। एंड ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अगेन डी पॉइंट से आउट होती है, बाहर आती है डी पॉइंट से। एंड इस कंडीशन में फिर अगेन रिफ्रैक्शन होता है, तो आपको एक 7 कलर का बैंड मिलता है जिसको हम रेनबो कहते हैं। अब ऐसी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स देखिए ऐसे पास पास लगी हुई हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होती हैं, तो इन सब से जब ये निकलेंगी तो आपको 7 कलर का एक बैंड दिखाई देगा और दूर तक आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें सिर्फ आपको 3 पॉइंट्स ही वहां पर मेंशन करने होते हैं, और ये मोस्टली 3 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे, हाउ रेनबो इज फॉर्म्ड आफ्टर द रेन। तो उस कंडीशन में आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन होता है, सेकेंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, एंड देन अगेन रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो डिस्पर्जन होता है, फर्स्ट पॉइंट पे आप लिख सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड लास्ट में रिफ्रैक्शन थ्रू द आउटर सरफेस ऑफ स्मॉल रेन ड्रॉप। क्लियर? तो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी हमने रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखिए ये भी बच्चों आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट लेयर्स से मिलके बना होता है। उन लेयर्स के नाम अगर आप चाहें तो रिकॉल कर सकते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर होती है, टोपोस्फीयर होती है, आइनोस्फीयर होती है। तो इस तरह की जो लेयर्स होती हैं वो जैसे जैसे हम ऊपर हाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो होती हैं उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। तो हर लेयर की डेंसिटी अलग होती है। जो भी लेयर्स एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट हैं नियरेस्ट टू अर्थ डेंसिटी ज़्यादा होगी, एंड जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे हाइट पर वैसे वैसे उनकी डेंसिटी कम होती जाती है। और क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो रही है तो वो दो डिफरेंट मीडियम्स की तरह से काम कर रही है। दो लेयर्स में डेंसिटी अगर डिफरेंस आ रहा है तो दोनों लेयर्स दो अलग मीडियम की तरह से काम करती हैं। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, लाइट रेज जो कि एटमॉस्फेयर में होकर आपके पास तक पहुंच रही हैं वो रिफ्रैक्ट होके ही आपके पास पहुंचेंगी, एंड दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसी को हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक सिंपल सी डेफिनेशन याद करनी है। अगर रिफ्रैक्शन ड्यू टू लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर हो रहा है तो उसको हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? अब इसके जो फिनोमिना है उसमें आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर क्या होता है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एक बहुत अच्छा फिनोमिना है जिसको आप स्टडी करते हैं, एंड ये आप देखते हैं कि स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। आपको जो स्टार्स होते हैं रात में टिमटिमाते हुए या ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा किस लिए होता है? दिस इज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में अगर आप देखें, एक तो दो फिनोमिना यहाँ पर होते हैं। एक तो होता है अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। स्टार जिस पोजीशन पर प्रेजेंट होते हैं वहां से वो हमें थोड़ा सा ऊपर दिखाई देते हैं, हाइट जो होती है उनकी ऊपर होती है, और ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि रिफ्रैक्शन होता है। दूसरा चीज होती है कि वो आपको टिमटिमाते हुए या ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की अगर हम बात करें तो लाइट जब स्टार्स से निकलती है, लाइट रेज, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे लेयर्स से होके पास होती है एटमॉस्फेरिक लेयर्स से, तो देखिए इसमें बेंडिंग हो रही है, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो ड्यू टू रिफ्रैक्शन कभी आपकी आईज में
प्रॉपर तरीके से पहुंच पाती है और कभी वो नहीं पहुंच पाती है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि डिफरेंट इंटेंसिटी से लाइट आपकी आईज में पहुंच रही है, उस कंडीशन में वो स्टार्स जो होते हैं वो आपको ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। सेम फिनोमिना यहाँ पर वर्क करता है, अपरेंट स्टार पोजीशन ड्यू टू रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पर देखिए ये स्टार मान लीजिए इस पोजीशन पर प्रेजेंट है एंड लाइट बैंड होते हुए आपके आईज तक पहुंच रही है, जो भी पर्सन यहाँ पर खड़ा है अर्थ पर, तो उसकी जो अपरेंट पोजीशन है वो उसको यहाँ बी पर दिखाई देगा। थोड़ा सा हाइट में डिफरेंस आ जाता है एंड ये भी डिफरेंस किस लिए आता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन और पासिंग ऑफ लाइट रेज फ्रॉम डिफरेंट लेयर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट हम बच्चों बात करते हैं इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग फिनोमिना है जिसको हम कहते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। आप शायद ये जानकर आपको थोड़ा सा एक अमेजिंग लगेगा कि आपका जो सन है वो 2 मिनट पहले, यानी जब वो निकलता है, सनराइज जब होता है तो आपको 2 मिनट पहले ही वो दिखाई देने लगता है, जबकि वो होराइजन तक नहीं आया है, वो ऊपर नहीं आया है, सिर्फ उसकी जो लाइट है वो विजिबल हो रही है, लेकिन आपको वो लग रहा है कि ऊपर आ गया है। ठीक है, तो 2 मिनट पहले ही वो राइज होता हुआ आपको दिखाई देता है। और इसी तरह से जब सन सेट होता है तो सेट होने के 2 मिनट बाद तक आपको सन ऊपर दिखाई देता है। ये किस लिए होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एंड टोटल अगर हम बात करें तो आपका जो पूरा डे टाइम है वो 4 मिनट इंक्रीज हो जाता है। 4 मिनट कैसे इंक्रीज हो गया बताइए। 2 मिनट बिफोर आपको दिखाई देगा और 2 मिनट लेट तक आपको दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल सनसेट हो चुका है। अब इसको समझिए, यहाँ पर आप देखें अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार, सनराइज की बात कर रहे हैं हम, दोनों इसी से आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें सनराइज के वक्त मान लीजिए सन इस पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर, और आप यहाँ खड़े हैं अर्थ पर। यहाँ से अगर होराइजन आप देखें तो लाइट रेज जो कि सन से निकल रही हैं वो बैंड होते 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 आपके पास इस पोजीशन पर पहुंचेंगी और आपको सन एक्चुअल में यहां पर दिखाई देगा। क्लियर। तो ये जो बैंडिंग हो रही है लाइट की ड्यू टू डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से आपको सन 2 मिनट पहले ही, 2 मिनट्स पहले ही दिखाई देने लगता है, जबकि एक्चुअल में वो अभी नीचे ही होता है। 2 मिनट बिफोर ये आप देख सकते हैं। सेम कंडीशन सनसेट के टाइम पर, जब सन यहां चला गया है लेकिन आपको वो अभी तक यहां पर दिखाई दे रहा है, बी पोजीशन पर, वो जा चुका है यहां पर एट द टाइम ऑफ सनसेट, लेकिन आपको 2 मिनट तक वो यहां पर और दिखाई देगा, है ना, आपको लगेगा कि नहीं अभी तो ऊपर ही है। तो ऐसा किस लिए हो रहा है, क्योंकि जो सनलाइट या सन रेज होती हैं वो बैंड होती हुई आपकी आईज तक पहुंचती हैं और आपको उसकी जो अपरेंट पोजीशन है वो थोड़ा सा हायर पोजीशन पर, यानी इस पोजीशन पर आपको दिखाई देता है, तो वो 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता रहता है। तो इस तरह से 2 मिनट पहले राइज हो जाता है एंड 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है। तो टोटल जो आपका डे टाइम है वो 4 मिनट के लिए इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये फंडा हो गए फिजिक्स के, जिनको आप क्लियर करें, और ये क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जिन क्वेश्चंस को आप अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे एंड ट्राई करिए। आप जो भी इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। आप एक नोटबुक में इनको लिखें, ट्राई करें, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखिए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स के लिए, आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए ऑलवेज रेडी हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छी होने वाली है। थैंक्स अगेन।